बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, तदफ़ीन की तक़रीबात अली ख़ामनई की तकरीबन जो हैं वो चल रही हैं, और अगर हम देखें तो तकरीबन 70 से ज़्यादा ममालिक के मेंबर्स ने उसमें शिरकत की है। इससे एक बहुत बड़ा सिग्नल ये गया है कि वो जो ईरान की एक आइसोलेशन कंसिडर की जाती थी वो जो है थम गई है, और अब देखने में यूँ लगता है जिस तरह कि इज़राइल जो है वो आइसोलेशन का शिकार है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रीसेंट हिस्ट्री में हमें बहुत कम ऐसे मनाज़िर देखने को मिलते हैं कि जिसमें छोटे बच्चों से लेके प्रेसिडेंट जो कि स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वो भी आंसू बहा रहे थे जब ये तदफीन के मामलात जो हैं वो चल रहे थे। इससे ये पता चलता है कि इनकी जो पॉलिटिकल बिलोंगिंग थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो बहुत ज़्यादा फेथ की बुनियाद पे थी, जिसकी वजह से कि ख़ामनई साहब जब शहीद किए गए हैं तो सब लोग जो थे ईरान में, जो मेजॉरिटी थे, वो उनके फ़लसफ़े और उनकी पूरी पॉलिटिकल स्ट्रगल के पीछे आके खड़े हो गए। और वेस्ट को आई थिंक इस पे सोचना होगा कि जिस तरह उन्होंने उनको शहीद करके एक बहुत बड़ी गलती करके की, जो कि दोबारा ये जो मूवमेंट थी पूरी की पूरी ईरान की, वो सारी की सारी दोबारा उसको एक नया ब्लड मिला, एक नई वलवला और एक नया जोश मिला। आज हम इसी पे बात करेंगे और फिर ब्रॉडली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरफ जा रहा है वो 60 दिन का जो MOU साइन हुआ है। मुझे दो अहम मेहमानों ने ज्वाइन किया है। एक्स एम्बेसडर हैं आलम बरोही साहब, और साथ हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। जी एम्बेसडर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जो मैं बात कर रहा था कि बहुत कम लीडरशिप्स ऐसी हमने देखी हैं रीसेंट हिस्ट्री में जिनके लिए एक बच्चे से लेके हेड ऑफ स्टेट जो है वो भी आंसू बहा रहे थे। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा बयान किया। सवाल ये है कि इससे जो चीज़ ज़ाहिर होती है वो एक तो ये है कि मगरबी दुनिया की इंक्लूडिंग जो अमेरिका है या इसराइल है, उनका जो एरोगेंस है, एरोगेंस ऑफ पावर आप उसको कहें, उनको जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको कहें, वो अपनी जगह पे, लेकिन दो जो चीज़ सामने उभर के आई है वो ये है कि इस जंग से इस ईरान के बारे में जो तासुर था कि वो आइसोलेटेड है, डिप्लोमेटिकली दुनिया में तन्हा है, और सिर्फ मिडिल ईस्ट में जो है वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए जो है वो अपनी अहमियत को उछाल रहा है या कोशिश कर रहा है कि उसकी न्यूसेंस वैल्यू रहे। वो ये सब गलत है, गलत साबित हुआ है। आपने खुद कहा 70 ममालिक की नुमाइंदे जो हैं उसके फ्यूनरल में शिरकत कर रहे हैं, तो वो मुल्क कैसे आइसोलेटेड है जिसकी अगर एक लीडर की फ्यूनरल में इतनी पार्टिसिपेशन हो फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। और दूसरी चीज आपने सही कहा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिकन ने खुद इसको तस्लीम किया है, बल्कि आपने वाइस प्रेसिडेंट की बात भी सुनी होगी कि इसराइल के जब प्राइम मिनिस्टर को वो एक किस्म का अपनी खुफी या नाराजगी का इजहार कर रहा था, तो उसने कहा कि सारी दुनिया में वाहिद एक प्रेसिडेंट ट्रंप है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। तो अब अमेरिका को भी एहसास हो चुका है, बल्कि इसराइल को अपनी दुनिया में वो ईरान आइसोलेटेड नहीं है बल्कि इसराइल है। आपने बिल्कुल सही कहा और मैं एग्री करता हूँ। और दूसरी चीज जो जी। सामने हमारे आई मैं है वो ये जी है। जी, जी जी आपने कुछ मैं कहा। साजिद साहब के पास आना चाहूँगा। जी जी, मैं साजिद साहब के पास आना चाह रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ आपके पास। अगर हम ब्रॉडली देखें तो ग्लोबल साउथ की बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन थी इस तदफीन की तकरीब में, और एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो साजिद साहब हमने देखी कि सऊदी अरब जो है उसने पार्टिसिपेट किया। ये बहुत बड़ी सिग्नलिंग थी जो कि हमने मिडल ईस्ट में देखा कि ये दोनों एक वक्त में आर्च राइवल्स थे, प्रॉक्सी वॉर्स के मामलात हों। मतलब एक वक्त था कि जब मोहम्मद बिन सलमान ने भी ख़ामनई को हिटलर के साथ कंपेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद अब चीज़ें हमें बड़ी डिफरेंट नज़र आ रही हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं?
السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے جو شروع میں ایک تمہید آپ نے جو سنائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میرے نزدیک تو شاید میں دیکھ رہا تھا کہ 70 سے 100 ملکوں کے کم از کم جو ہے وہاں پہ وفد جو ہے جی جی موجود ہیں، اور کئی کنٹریز کے جیسے پاکستان میں ایک سے زیادہ وفود بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور کئی ایسے وفود ہیں جو کہ پورا پورا ہفتہ، جس میں سب سے بڑی اگزامپل اگر آپ دیکھا جائے مسلم کنٹریز کو چھوڑ کے، تو وہ رشیا کے دمتری مدودیو ہے، اور ہی از گوئنگ ٹو بی دیئر جی فار جی آل دی 7 8 9 days۔ تو جو آئسولیشن کی بات کی، میں سمجھتا ہوں دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں اس سے۔ ایک تو جو اگر انٹرنلی کچھ عناصر ہمیشہ ہر حکومت کے کسی بھی ملک کے اندر اس کے خلاف ہوتے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہوتے ہیں، اگر ان میں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایلیمینیٹ ہو گئے، لیکن ان کو اتنا زیادہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ وہ اس وقت وہ بھی نظر نہیں آ رہے، یعنی کہ آپ کو ایک انٹرنل کوہیژن نظر آ رہی ہے ایران کے درمیان، کہ جس میں سب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ان کے ملک کے اوپر کسی دو ملکوں نے ایگریشن کیا تو پوری قوم اس میں متحد ہو گئی ہے۔ یہ تو انٹرنلی فائدہ ہوا۔ ایکسٹرنلی جیسے آپ نے کہا کہ اتنے زیادہ لوگ ممالک سے وفود کا آنا، اور اس میں اسپیشلی آپ نے گلوبل ساؤتھ کی جیسے بات کی ہے، تو میں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ آئسولیٹ ہو رہا ہے اور مڈل ایسٹ ہے یا پاکستان ہے یا جو ایران ہے یہ اس کی آئسولیشن ختم ہو رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جو امریکہ کی ہیجمونک جو ڈیزائن کی فلسفی تھی، وہ آئسولیشن کی طرف جا رہی ہے۔ جی جی اس کی اگزامپل صرف مڈل ایسٹ میں ہمیں نظر نہیں آئی۔ آپ نے بات کی سعودی عرب کے جانے کی، تو سعودی عرب میں جہاں ایم بی ایس نے ایک مرتبہ خمینائی صاحب کو کچھ کہا تھا، تو جب سے پھر ٹرمپ نے اپنی لڑکھڑاتی زبان میں جو ایم بی ایس کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، وہ پوری اس نے جو ہے ایک سوچ کو سعودی عرب میں تبدیل کر دیا۔ یہ اس کی وجہ ہے کہ اسی دوران، جنگ کے دوران ہی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا، اور اب سعودی عرب کا وفد جو ہے بہت سارے دوسرے مسلم ممالک کے وفود کے ساتھ وہ ایران میں موجود ہے۔ تو آئی تھنک ایران کو ایک ڈپلومیٹیکلی عالمی سطح کے اوپر اگر ڈپلومیٹیکلی دیکھیں تو وہاں پہ بھی کامیابی ہوئی ہے، اور اگر آپ، میں پھر کہوں گا کہ اس کو اسٹرینتھ ملی ہے اس سارے میں تو اس کو شو آف پاور کہوں گا، بہت بڑا شو آف پاور، جو شاید بہت سے سربراہ مملکات کی آن لائٹر سینس ان کی حسرت ہو کہ ان کے لیے بھی اس طرح کے اجتماعات ہوں جب وہ دنیا سے جائیں۔ تو آپ نے ٹرمپ کا بیان بھی سنا ہوگا کہ اس نے کہا جی میں تو کچھ لوگوں کو روتا دیکھ کے حیران ہوں کہ میں سمجھتا تھا یہ تو اس لیڈر کے خلاف ہوں گے۔ تو یہ بہت ساری غلط فہمیاں اس کی بھی جی دور نہیں ہے۔ اتنی نائیوٹی ہے اس جی جی جی، اور پھر بھی وہ عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی تبصرہ کیا جائے۔ ہی ول کیپ سیئنگ دیٹ، کیونکہ آخر میں وہ پھر کہہ دیتا ہے کہ اب دونوں سائڈ آگے موو کریں گے 7 دن کے بعد، اور وہ بھی تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں۔ جی میں عالم صاحب کے پاس آؤں گا۔ اچھا سر، ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، یہ جو چائنا کا رول بہت امپورٹنٹ رہا ہے۔ اگر آج سعودیہ کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ علی خامنہئی کے تدفین کی تقریب میں شامل ہوا ہے، اس کے پیچھے چائنا کا کافی کام تھا، جس میں کہ انہوں نے آف کورس پاکستان کا بھی ایک رول تھا کہ جس میں انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈفرینسز تھے اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ کتنا سگنیفیکنٹ اس دورے کو دیکھ رہے ہیں، اور کیا آنے والے دنوں میں یہ چیز ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوں یا جو جیو پولیٹیکل براڈر آبجیکٹیوز ہیں وہ کوئی سیم پیج پہ آتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، اس میں ایک چیز جو کلیئرلی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں پاور کا جو ہے، جیو پولیٹیکل پاور کا ایک نئی حقیقت سامنے آئی ہے، جس کو نہ صرف مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، جو گلف اسٹیٹس ہیں، ان کو تسلیم کرنا پڑے گا، بلکہ جو دنیا ہے وہ بھی اس کو گہری نظر سے ایک لحاظ سے وہ اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو اس میں انکلوڈنگ چائنا آلسو، چائنا کیونکہ نہ صرف ڈپلومیٹک سرکل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا جو ہے گوئنگ ٹو ریپلیس یو ایس اے ایز اے سپر پاور، نہ صرف یہ کہا جی جا رہا ہے، نہ صرف اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، بلکہ چائنا کو خود احساس ہو رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ممکنہ وقت سے پہلے جو ہے وہ
वजूद में आ रही है। तो इसलिए चाइना की तो इस मामले में फुल प्रिपरेशंस हो गई कि क्योंकि पावर जो वैक्यूम है वो उसको कहीं चाहे इलाके में हो या किसी मुल्क में हो, उसको उस वैक्यूम को जल्दी भरने की कोशिश की जाती है। अब मैंने न्यू हकीकत की जो बात की है वो ये है कि इस सारे जंग में इतनी यानी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद भी ईरान जो है एक नई ताकत बन के उठी है, और ये गल्फ स्टेट्स को ये एहसास हो चुका है कि ईरान जो है इज अ पावर टू रेकनिंग विथ। तो इसलिए अब अरब ममालिक जो है वो कोशिश करेंगे और करना चाहिए उनको कि वो अपने जो बायलेटरल रिलेशंस हैं ईरान के साथ उनको वो किस तरह रिकैलिब्रेट करते हैं और किस तरह इस नई हकीकत को जो है उसमें वो समो देते हैं, ये देखने वाली बात है। आपने सऊदी अरब का जिक्र किया, तो सऊदी अरब तो शुरू से जंग के दौरान भी ईरान के साथ राब्ते में था, और उससे पहले चाइना ने अपना रोल अदा किया था और इनके दरमियान जो था वो इख्तलाफात कम कर दिए थे, बल्कि उनके दरमियान में फंक्शनल किस्म के रिलेशंस बहाल करवा दिए थे, जिसको मैंने अपने एक मजमून में कहा था कि दिस इज डिप्लोमेटिक कू देता अमेरिका के खिलाफ। तो ये वाकई डिप्लोमेटिक कू देता ही था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाइना जो है वो इस मामले में बिल्कुल गाफिल नहीं रहेगा, और ये नई हकीकत जो सामने आई है तो अरब ममालिक किससे गाफिल नहीं रहेंगे। वो देख लेंगे कि अब ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो और अमेरिका के साथ इनके जो ताल्लुकात होने चाहिए इस हकीकत के बाद वो किस तरह बैलेंस करेंगे, इसको ये देखने की बात है। क्योंकि वहाँ अमेरिका मौजूद है, उसके अड्डे मौजूद हैं, और अमेरिका किसी मूड में नहीं है कि वहाँ से वो पूरी तरह अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर जो है वो चला जाए। ये हम उस पे यानी उससे तवक्को नहीं कर सकते, न वो ऐसे करेंगे। इतने वो अब सिर्फ एक देखना है कि इसराइल का जो प्लान था वो तो फेल हो चुका है, और जो इब्राहिम ट्रीटीज के तहत जो अरब ममालिक को उस पर सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तहत ला रहे थे अमेरिकन लीडरशिप, तो वो टोटली फेल हो चुका है, और इसको बहाल करने में इनको शायद बहाल न कर सके। अगर मुमकिन हुआ वो भी तो काफी सालों के बाद मुमकिन हो सकेगा, फिलहाल नहीं हो सकेगा। लेकिन इसराइल को जो है अब इस रीजन में अपनी हकीकत देख लेनी चाहिए कि अगर अमेरिका वो ठीक है कि अमेरिका उनको कभी डूबने नहीं देगा, तो वो लेकिन वो लेबनान और सीरिया और इसके इर्द गिर्द के ममालिक के में जो एक्सपेंशन जो टेरिटोरियल अपनी सरहदों को बढ़ा रहा है, उनकी जो जमीन पे कब्जा कर रहा है, इससे बाज आना चाहिए, वरना मिडिल ईस्ट में कभी भी अमन कायम नहीं होगा। जी जी, राइटली सेड सर। हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मैं साहिद साहब के पास आऊँगा। साहिद साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की एम्बेसडर साहब ने कि पूरे मिडल ईस्ट में अब एक री अलाइनमेंट होनी है, रीकैलिब्रेशन होनी है रिलेशनशिप की। ज़ाहरी बात है कि यूएस जो है वो इतनी आसानी से गल्फ़ स्टेट से नहीं जाएगा, हालांकि ईरान ने इन कंडीशन को रखा है कि यूएस जो है वो हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ के करीब मुल्क हैं उनसे चला जाए। शुरू में आपने देखा होगा और हम फॉलो भी कर रहे थे इसको कि यूएई ने बड़ा ओपनली जो है वो प्रो इज़राइल स्टांस लिया, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें निकली, बट काफ़ी हद तक वो मामला भी अब सेटल होता नज़र आ रहा है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत से जो सीक्रेट मामलात होते हैं वो तो अंडरग्राउंड चल रहे होते हैं। तो आपके ख्याल से ईरान, जिस तरह एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे कि इट इज़ अ पावर टू रेकन विद, कितना मुश्किल होगा एक तरफ वो खींचा तानी कि इजरायली इंटरेस्ट को यूएस ने प्रोटेक्ट करना है विज़ विज़ गल्फ़ कंट्रीज़, और दूसरी तरफ ईरान की प्रेजेंस जो है, और उसमें हम फिर आप इस पे कमेंट कर दे, फिर हम आपने हुर्मुज़ की तरफ आते हैं जो कि एक बहुत क्रिटिकल इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल वेरिएबल बन चुका है।
बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी बैरिस्टर साहब ने इस्तेमाल की, डिप्लोमेटिक coup d'etat वाली, जो दिस इज परफेक्टली फिटिंग ये सारा कुछ जो हो रहा है। आई थिंक ये एक बेहतरीन लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया इसके लिए। ये बिल्कुल हो रहा है, और ये चीज़ें तो शुरू हो चुकी हैं। बाकी आप देखें, इतनी बड़ी पावर एक रीजन से निकलने में उसको 5, 10, 15 साल लगना, वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते देखिए, वो पिछले 70 बरस से तो वो जापान और जर्मनी से नहीं निकले, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। उनमें जो इंटरनली बड़े स्ट्रांग हो चुके हैं, इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ये तो कमज़ोर ममालिक थे एज़ कम्पेयर टू दैट, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत से ममालिक ने थे अमेरिका को बिठाया ही इसलिए था कि उनकी जो ख़ानदानी उनकी हुकूमतें हैं उनको कोई टच ना करे। यहाँ से निकलते निकलते देर लगेगी, लेकिन ये सिलसिला coup डेटा जो है ये एक शुरू हो चुका है। ये ऐसे ही होता है, पहले डिप्लोमेटिक लेवल के होता है, उसके बाद फिर आप उसको फिजिकल की तरफ लेके जाते हैं कि जो फिजिकल प्रेजेंस है वो कम होती जाती है, या उसका इम्पैक्ट कम होता जाता है। ये बिल्कुल ऐसा सिलसिला है, ये जो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। ईरान के स्ट्रांग होने की बात की बैरिस्टर साहब ने, मैं तो कहूँगा कि मुझे खदशा है कि जिस तरह से ईरान इसमें एक इस एटीट्यूड के साथ एक सुपर पावर को और उसके जो प्रॉक्सी है, बल्कि शायद आम मुझे तो अच्छा लगता है कहना कि अमेरिका जो है वो इसराइल की प्रॉक्सी है, इन दोनों को एक तरह से उनके जी जी। ऑब्जेक्टिव ना अचीव करने देना, मिलिटरीली यही फतह होती है आपकी। तो शायद कोई थोड़े से आईआरजीसी में अगर हार्ड लाइनर हुए तो थोड़े से इनकी वो एटीट्यूड में, इनके भी वो हेजेमोनिक एटीट्यूड होने की का अंदेशा है इस रीजन के अंदर। और दे विल, बट अदरवाइज दे विल डेफिनेटली कम अप एज अ वेरी स्ट्रांग, जिसको कहते हैं फैक्टर इन द रीजन। और आप ये देखिए कि ये फाइटिंग फोर्स, जी जी। हर चीज़ के कुछ जो होते हैं मुस्बत पहलू पे होते हैं। है तो ये फ्यूनरल सेरेमनी 7 दिन की, लेकिन आप अगर न्यूज़ में पढ़ें तो चाइना से लेके रशिया, खासतौर पे ये दोनों ममालिक के बड़े रशिया, जी मल्टीपल जी। डायलॉग्स हो रहे हैं, जहाँ पे वो इकोनॉमिक और मिलिट्री जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और अगर ये आम दिनों में आते तो शायद उसके ऊपर दुनिया को एतराज़ होता कि उधर सीज फायर की या एग्रीमेंट की, एमओयू को आगे ले जाने की बातें हो रही हैं, और इसमें चीनी डेलीगेशन चला गया, रशियन डेलीगेशन चला गया। बट आप देखिए ये सारे डेलीगेशन, इवन जो चाइना का डेलीगेशन गया है, वो उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो उनकी स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन है, वो उसको लीड कर रहे हैं। तो ये जी सर। प्रोसेस जो है बिल्कुल शुरू हो चुका है। और आई थिंक इसराइल के लिए अब मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं तो समझता हूँ कि अब शायद अब्राहम अकॉर्ड आगे मूव कर ही ना सके, जितना होना था हो गया। और बाकी वो जो गजा वाला जो एक वो बोर्ड शॉट बनाया था, वो भी कहीं इस सारे में दब के रह गया। इनके अपने मलबे के नीचे, अमेरिका और इसराइल के अपने मलबे के नीचे ये दोनों चीजें दब के रह गई हैं। तो अब इनको लाने में अगर कभी कहीं बात हुई भी, तो अब जो दूसरी साइड है, जिसको अरब ममालिक कह लें, ईरान कह लें, इनकी टर्म्स ज़्यादा मानी जाएंगी तो कुछ उस तरफ जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कल मैं इनके जो एक हार्ट कोई मैगजीन है इनका इसराइल का, उसके अंदर मैं एक जाइनिस्ट जी जी। फॉरगेटिंग द नेम उसका मैं पढ़ रहा था। उसने कहा कि आई रियलाइज की कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, ये इसराइल का डिक्लाइन है खात्मे की तरफ, जहाँ पे हर इसराइली 2 कंट्रीज के पासपोर्ट रखता है कि कोई सूरत हाल ख़राब हुई तो हम दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। हमें बहुत पहले फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत मान के पीसफुली रहना चाहिए था। हमने बड़े कुछ करके देख लिया, हज़ारों लाखों बंदे मार दिए, कभी इंतफादा शुरू हो जाता है, कभी कुछ और शुरू हो जाता है। तो उसने कहा था कि दैट नाउ दिस इज़ वन ऑफ द ज़ायनिस्ट गाइज सेइंग कि दिस इज़ बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इसराइल, अगर हमने पीस ना किया और इनके इलाके वापस ना किए। तो आई थिंक इस पूरी इस प्रोसेस में, या इसको डिप्लोमेटिक से आप किसी को आप उसको फिजिकल coup डेटा कह लीजिए, इसमें ईरान की इस कामयाबी का बहुत बड़ा हाथ है। और ईरान की इस कामयाबी में पाकिस्तान, चाइना, रशिया और मुख्तलिफ दोस्तों का बड़ा हाथ है। जी जी। जी, राइटली सेड साहिद साहब। मैं एम्बेसडर साहब को बताऊँगा, एम्बेसडर साहब, अब साहिद साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि अगर हम ओवरऑल देखें तो जिस नैरेटिव पे, हॉलोकॉस्ट के नैरेटिव पे और उसके बाद विक्टिम
کارڈ جو یہ پلے کرتے ہیں، جو پوری کی پوری زائنسٹ لابی کہہ لیں، اور جی اس کو کہہ لیں اگین ان کو ہمیں سپریٹ کرنا چاہیے، کچھ آرتھوڈاکس ہیں، لیکن براڈلی اسپیکنگ اسٹریٹجیکلی تو دے لاسٹ بوتھ دیز آرگیومنٹ. مطلب ایک وقت تھا جب اینٹی سیمیٹزم پہ آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے تھے پورے ویسٹ میں، اور اب یہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بن چکا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ جب بھی اینٹی سیمیٹزم کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یو آر کمٹنگ ہولوکاسٹ ان غزہ اینڈ لیبنن. تو آپ کے خیال سے خیر اس کومنٹ میں، اور ساتھ ہی یہ کہ اب جو اسرائیل مین سپوائلر ہے، آپ کے خیال سے آنے والے دنوں میں کتنی کیپیسٹی ہوگی اسرائیل کی کہ وہ یہ سپوائلر کا کردار ادا کر سکے گا امریکہ اور ایران کے درمیان؟ دیکھیں جی، اسپائلر کا کردار تو وہ ادا کر رہا ہے، کیونکہ آئے دن ہم یہ پڑھتے ہیں کہ آج لبنان میں ساؤتھ پہ حملہ کیا اس نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو وہاں سے فوجی نہیں ہٹا رہے، بلکہ نیتن یاہو صاحب تو کل پرسوں وہاں پہ اپنے فوجیوں سے ملنے کے لیے گئے، اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جی ہم تو یہاں سے اس علاقے کو خالی نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے کچھ جو علاقے ہیں، ابھی گولان ہائٹ ہے وہ سیریا کا ہے، لیکن امریکہ نے ان کا حق تسلیم کر لیا کہ اتنے سال قبضے میں رہنے کے بعد ان کا یہ حق ہے. کل کو ویسٹرن جو کنارہ ہے اس پہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ بھی ان کا حق ہے جو برٹن کے قبضے میں رہا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اب وہ غزہ پہ بھی جو ہے وہ اس قسم کی، یعنی اس کو خالی کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ سیکنڈ قسم کا نقبہ تھا کہ فلسطینی تو نہیں چاہیے لیکن غزہ کی زمین چاہیے. اور پھر اوپر سے امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو تو ایک قسم کا جو ہے نا وہ ریسورٹ بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ سوچیں تو ابھی تک انہوں نے کوئی سبق سیکھا نہیں ہے ایز سچ. یعنی جو ابھی میرے دوست نے کہا کہ اسرائیل نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے انڈیویڈولی تو وہ کافی فیلنگز ہیں، کافی لوگوں میں یہ ہے اسٹریٹجکلی کہ ہم نے غلطی کی، یہ کیا وہ کیا، لیکن اجتماعی سوچ جو ان کی ہے یا ان کی پولیٹیکل سوچ جو ہے، ان کا اسٹریٹجک سوچ جو ہے، خاص کر ان کے جو الٹرا رائٹس ہیں اسرائیل میں، وہ حاوی ہے اس چیز پہ. وہ بلکہ ملیٹنسی بھی کرتے ہیں اور شور بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، اور پھر تخریبی کارروائی بھی کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے کہنے پہ آئے اور ان کا کہنا مانے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں امریکہ کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول کر لے. اب میں نے تو ان کی پوری ہسٹری پڑھ لی ہے کہ امریکن صدر نے کہاں کہاں جو ہے ان کو ڈانٹا، اور کس کس صدر نے کیا کیا کہا ان کو. اور وہ پورا بالکل آپ آئزن ہاورن سے لے کے اور پھر آگے آئیں اور ایون آخر وقت تک آ جائیں، سینئر بش تک آ جائیں. اور اس کے بعد بش صاحب کا، سینئر بش صاحب کا جو بیٹا آیا 2000 میں، تو اس کے بعد جو ہے امریکن صدر جو ہے ان کی گرفت جو ہے وہ اسرائیل پہ ڈھیلی پڑتی گئی اور کم ہوتا گیا، اور ان کا اثر رسوخ، اور ان کو وہ جو ہے وہ انکار بھی کرنے لگے، ڈیفائی بھی کرنے لگے. اور یہ نیتن یاہو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک قسم کا ڈیفائنٹ قسم کا پرائم منسٹر ہے، جو ہمیشہ سے امریکہ کے لیڈرشپ کو جو ہے غلط مشورے اور غلط کاموں میں پھنسا دیتا ہے. جیسے ابھی 2 دفعہ تو حملہ کروایا ایران پہ، اب اس کی یہ حالت ہو چکی ہے دنیا میں. تو یہ چیزیں جو ہیں، اسرائیل کا کیا اثر رسوخ ہے وہاں پہ، ان کے تھنک ٹینکس میں ہے، ان کے میڈیا میں ہے، ان کے فائنانشل سسٹم میں ہے، اور پھر ان کا چاہے وہ تعداد میں بہت کم ہے لیکن انہوں نے اس قسم کی آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں کہ ان کے سپورٹ کے سوا کوئی سینیٹر نہیں بنتا، کوئی جو ہے کانگریس میں چن کے نہیں، منتخب ہو کے نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں پولیٹیکل سسٹم میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ امریکنز کو اگر مڈل ایسٹ میں امن قائم کروانا ہے تو ان کو یہ اسرائیل کا جو ٹیریٹوریل
एक्सपेंशनिज्म है उसको खत्म करना पड़ेगा इनको किसी भी सूरत में, वरना ये जो है वो जी जी। हरकतें करते रहेंगे, अपनी जो है ना सरहदें बढ़ाते रहेंगे, और फिर इसी तरीके से फलस्तीनियों के साथ जुल्म होता रहेगा, और फिर मिडिल ईस्ट में जो है ना एक किस्म का जी वो जी। जो नासूर है वो रिश्ता खराब होता जाएगा। हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मैं साजिद साहब के पास आता हूँ। अच्छा साजिद साहब, रिसेंटली जो इनडायरेक्ट टॉक्स कतर में चल रही थी उसमें जो मेन चीज़ डिस्कस हुई है वो तो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, आबनाए हुर्मुज़ पे कंट्रोल के मामलात हैं, या ईरानियन एसेट्स जो हैं फ्रोज़न उन पे बात हो रही है। ईरान ने जो निगोशिएट किया है इस तरीके से कि जब पहले बात होती थी तो सबसे पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम होता था और बाकी चीज़ें बाद में आती थी, लेकिन ये तीन चीज़ों पे ईरान ने जो एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल उनके हाथ में आ गया हुआ है आबनाए हुर्मुज़ वाला, आपके ख्याल से कितनी को इन्फ्लुएंस जो है वो ईरान जो है और कब तक इसको इस्तेमाल कर सकता है अच्छी डील लेने के लिए? देखिए, शुरू में तो मैं तो कहूँगा कि ये वो भीड़ों का छत्ता है जो कि पुरसुकून था, जिसको ट्रंप और इजराइल ने छेड़ा। मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बात कर रहा हूँ। सब कुछ आराम से सुकून से चल रहा था, कोई जी जी। टैरिफ नहीं था, कुछ नहीं था, और उसको उन्हें जी, छेड़ा किसी को और पता भी नहीं था कि लगाया। ये भी है। पता भी नहीं, कोई बहुत से लोगों को तो अपना हुर्मुज़ का आम लोगों को पता ही इससे चला। जो नाम भी नहीं अब पता देखिए, था। सबसे बड़ा टॉपिक बन गया है। चलो, मैं कहता हूँ कि ट्रंप का शुक्रिया, उसने दुनिया का एजुकेट कर दिया। एक कम पढ़े लिखे ने दुनिया को कोई तालीम दे दी कि आपना हुर्मुज़ भी है और उसकी वैल्यू क्या है, बाबुल मंदब की उसकी क्या वैल्यू है, और ये रास्ते क्यों है। अब बच्चे बच्चे को पता है कि कितने परसेंट दुनिया का तेल यहाँ से फ्लो करता है, कौन कौन से मुल्कों में जाता है। तो ये कुछ भी नहीं था। अच्छा, अपेरेंटली जो मैं तो हमेशा से बिलीव करता हूँ कि जो इसने न्यूक्लियर वाला शोर मचाता है, ट्रम्प के इसके न्यूक्लियर को, इसको सारा कुछ सामने था ना। वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जा रहा था। एक अच्छा खासा पुराना ओबामा के ज़माने का कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट हुआ था, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था। तो आई स्टिल बिलीव कि ये जो ट्रम्प शोर मचाता है, इसके न्यूक्लियर का सारा ये जो जिस तरह वो एक बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट करते हैं 9/11 टाइप का, दुनिया किसी और मुल्कों पे हमला करने के लिए, ये सिर्फ अपनी कौम की, अपने लोगों की सपोर्ट लेने के लिए, जो उसको अब नहीं मिली। क्योंकि वो अमेरिकी भी समझ चुके हैं कि अगर 4 साल के बाद बुश कहता है कि सॉरी वी वर मिस इन्फॉर्म्ड बाय इंटेलिजेंस के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक में नहीं थे, तो ये अब चीज लोगों को समझ आ गई है। तो एक्चुअल इशू जो अब बन गया है, पहले और तो सर, आप उनकी वो जुल्म देखें कि आप लाखों लोगों को कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं उसके पीछे। अब सब इनके लिए चीज ही कोई नहीं है। इससे जरा हट के एक जुमला कहूंगा कि इनके अपने एक एनालिस्ट का कहना है कि 1971 से अब तक सिर्फ सैंक्शन लगा के अमेरिका ने दुनिया में 38 मिलियन लोगों को मारा है 1971 से अब तक। तो ये इनके लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, इन लोगों को। मैल्डिन ऑलब्राइट लेकिन ने कहा था कि इराक पे सैंक्शन से जो 5 लाख बच्चे मरे थे वो भी वर्थ इट था। आप टोटल फिगर देखिए, 71 से अब तक की बात, 2025 तक में 38 जी जी। मिलियन 3 करोड़ 80 लाख से जी जी। लोग बनते हैं। तो अब सबसे बड़ा जो जी जी। पॉइंट बन जी गया है, और ये इन्होंने ही ईरान के हाथ में एक, ईरान को याद दिला दिया कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो तुम्हारे पास उसी लेवरेज वाली जो चीज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। तो आई थिंक अब इसको ईरान जो है, अगर इसको सेंसेबली डिप्लोमेटिकली इसको इस्तेमाल करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है मुतालबात जो उनको मैं समझता हूँ कि मनवा भी सकता है, और ज़्यादा बेहतर पोजीशन में। मैं तो ये समझता हूँ कि अभी तक भी जो 14 पॉइंट्स हैं उनमें ईरान ज़्यादातर उसकी फेवर में है। लेकिन इस वाले के ऊपर वो बड़ी जो है कामयाबी के साथ उसको इस्तेमाल करके, और ये अगेन मैं कहूँगा वो जो इनका रशियन आए हुए हैं वहाँ पे, जो दिमित्री मेदवेदेव जो है, ये उनका कहना है कि इट्स लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब इन ईरान हैंड। इसकी लेवरेज को वो इस तरह यूज़ कर सकता है, और अब वो करेगा। और लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान को भी अपने थोड़े हार्डलाइनर्स को
थोड़ा पीछे रखते हुए इसको डिप्लोमेटिकली इसको इस्तेमाल करें ताकि मैक्सिमम एडवांटेज लें। कोई भी इस मुल्क खासतौर पे इस केस में ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जा सकता। हमें मानना पड़ेगा बड़ी तबाही हुई है वहाँ पे, उनकी जो इकोनॉमी है उसका बहुत बुरा हाल है। तो इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लें। रेड टेक्स चलते रहेंगे, ट्रंप अपने बयान देता रहेगा, ये अपने बयान देते रहे लोगों तक सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन इस लेवरेज को ये अपने एडवांटेज में बड़े सही। केयरफुली खेल इस्तेमाल करें तो आई थिंक ईरान विल कम आउट ऑफ मैं दिस। एम्बेसडर साहब के पास आऊँगा। अच्छा एम्बेसडर साहब, साहिद साहब ने भी कहा कि बड़ा केयरफुली, मतलब ऐसा ना हो कि आप इसको भी ओवर प्ले कर जाएं। ये तो हमें पता है कि दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ फार फ्रॉम ओवर। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी ये मसला हल हो गया है, क्योंकि रिसेंटली भी अमेरिका ने एक अटैक कर दिया था, लेकिन ईरान भी फिर उसी तरह रिटेलिएट करता है। लेकिन ओवरऑल आप की क्या रीडिंग है कि कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दोबारा जाएंगे, या ये ऐसे ही छोटी मोटी स्कर्मिशेस चलती रहेंगी और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कुछ सेटलमेंट की तरफ जाएंगी? देखिए जी, मैं तो और इसमें सर ईरान की एक चीज़ तरफ और से ऐड तो कर दूं कि जी, ठीक। असैसिनेशंस रुक गई हैं। अगर हमने देखा हो पिछले की कुछ अरसे से, नहीं तो बड़ा कॉमन मामला था कि ये लोग असैसिनेशंस का मामला चलता रहता था ईरान में। देखिए जी, मैं पहली चीज ये कह दूं कि ईरान जो है दोबारा इस चीज को या जंग को शुरू करने के बिल्कुल हक में नहीं है, और ना होना चाहिए इसको। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जी सर। अमेरिका जो है वो वार फटीक में है ऑलरेडी, और वो नहीं चाहता कि एटलीस्ट नवंबर से पहले ये जंग दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं उनका बहुत बड़ा प्रेशर है अमेरिकन प्रेसिडेंट पे भी, रिपब्लिकन पार्टी पे भी, और इवन सेनेट पे भी जो रिपब्लिकन हैं उन सब ने ये आवाज उठाई है कि जो हशर हमारा होगा मिड टर्म इलेक्शन में वो देखने वाली चीज होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रेशर जो है ना सब काउंट करते हैं, और पॉलिटिकली जो है डोमेस्टिक लेवल पे। और दूसरी चीज जो है वो है ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमी का बुरा हाल हो रहा था, ग्लोबल इकोनॉमी की बात मैं कर रहा हूँ वो। और फिर गल्फ स्टेट में जो जी जी अमेरिका के अलाइज हैं उनका जो एक्सपोर्ट पे जो असर पड़ रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये एक अलहदा प्रेशर था, इसलिए गल्फ स्टेट की तरफ से ज्यादा प्रेशर था अमेरिका के ऊपर कि इस जंग को बंद करो, हमारी जान छुड़ाओ इससे, क्योंकि खामखा हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, और ईरानी हमले किए उन पे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये है कि आपने बात की कि जी इसको, इस लीवरेज को ईरान के पास देखें ना पूरे, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी लीडरशिप का कहना ये था, ये सारे मामले को अगर देखा जाए तो ईरान के पास क्या लीवरेज है जो इसराइल को या अमेरिका को या उसके अलायंस को जो है वो मजबूर कर दे कि वो जंग बंद कर लें और ईरान के मुताबात मान ले। वो एक वाहिद लीवरेज जो है वो यही जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है। अब मेरा अपना ख्याल है, और मैंने बहुत सी जगहों पे अपने तज्जिये में ये कहा है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं वो इसको संभाल रहे हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि एकदम अपना कंट्रोल जो है इससे हटा न ले, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है इसको जो है वो जी मैरीन ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करने के काबिल बना ले, या उसको इस्तेमाल होने दें। और वो भी ग्रेजुअली, मैंने कहा ये नहीं है कि आज हमने कहा जी देखो जी हमने तो हाथ उठा लिए और हम चल दिए, अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अपनी पहली जगह पे आ गई है। नहीं, इस तरह नहीं होगा। इनको सिक्योरिटी के नाम पे, या जो है वो कहते हैं उनको कि आपके जहाज की सेफ पैसेज की वजह से आप हमसे इजाजत ले लें, हम आपको गाइड करेंगे, हमारे बोर्ड साहब को गाइड करेंगे कि सेफ जो पैसेज है वो कहाँ से है और कहाँ माइनिंग हुई है, या कुछ इस तरह की बातें। राइट। तो इसलिए
انہوں نے جو ہے اس کو اپنا ہاتھ اس پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو ایک دم وہ جیسے آپ نے ٹریگر دبا دیا اور اس کے بعد وہ کارتوس تو چل گیا، اس کے بعد کیا ہے باقی تو آپ کا بندوق جو ہے وہ تو ایک لاٹھی کے مانند ہو گیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لیوریج جو ہے یہ اپنے ساتھ رکھیں گے. اب آپ اس کو جو نا ہارڈ لائنرز کہہ دیں یا ان کو اسٹریٹجک جو ہے پلانرز کہہ دیں یا صحیح. جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن امریکہ کا جو سمارٹ موو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ان کے سی پورٹس کی ناکہ بندی کر دی. اس کا مطلب یہ ایک تھا ان کا بھی تیل باہر جانا بند ہو گیا، ان کی بھی ایکسپورٹ کو دھچکا لگا. اب میرے خیال میں ایران جو ہے نا کو متبادل رستہ ڈھونڈنے کی ضرور کوشش کریں گے، ادھر وہ جی لینڈ پاکستان روٹس کو کو یوز کر رہے ہیں. جی جی یا لینڈ روٹ کو استعمال کرنے. جی جناب. جی جی میں ساجد صاحب کے پاس آؤں گا. ساجد صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ امبیسڈر صاحب نے ریز کیا کہ یو ایس جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے کوئی بھی میجر سٹیپ ایسا نہیں لے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کو کے لیے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ ٹرمپ اور ریپبلکنز جو ہیں وہ وکٹم بن جائیں اس پورے پروسیس کے، کیونکہ ان کی لابی جو ہے وہ تو دونوں سائڈز پہ سینیٹرز کو کنٹرول کرتی ہے. تو آپ کے خیال سے کتنا یہ سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز میں ٹرمپ جو ہے ایک تو وہ کہ وہ ہارے، ظاہری بات ہے اکنامک اور پولیٹیکل دونوں پریشر ہیں اس پہ، اور کتنی پاسبلٹی ہے کہ پھر بعد میں کوئی امپیچمنٹ کی طرف معاملہ نہ چلا جائے اگر ڈیموکریٹس جو ہیں وہ دونوں ہاؤسز میں میجورٹی میں آ جاتے ہیں؟ ابھی تک کے جو سروے میں لیٹسٹ دیکھ رہا تھا اس میں تو زیادہ یہی ہے کہ سینٹ میں ڈپلومیٹس کی جو ہے وہ نومبر کے بعد ان کا کنٹرول ہونے کا بڑے وسیع چانسز ہیں. اور جیسے کہ ابھی تک کے سرویز میں نظر آ رہا ہے ٹرمپ کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات یہی ہے. تو میں ایگری کرتا ہوں کہ تب تک تو وہ کچھ نہیں کرے گا، اور اس کے بعد بھی میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس کا جو بھی آؤٹ کم ہو وہ کسی بڑی جنگ کی طرف جانے کی دوبارہ سے بات کرے گا. اسکرمشز چلتی رہیں گی، پریشر ٹیکٹکس میں کبھی کائنیٹک کبھی ڈپلومیٹک، یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور کیونکہ یہ صرف یہ تو مڈ ٹرم کی بات ہو رہی ہے، پھر آئی تھنک another 2 years they have to go into another election. تو پارٹی لیول کا بھی پریشر ہوتا جی ہے جی کہ اگر پارٹی کو ایک آدھ سال کے بدلے میں اگلے 4 سال جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پارٹی کا بھی پریشر ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے اوپر. جہاں تک اسرائیل کی بات ہے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر کیا نتائج نکلتے ہیں، ٹرمپ امپیچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. دے آر ناٹ ایٹ آل پشڈ. ان کو سوائے اپنی ذات کے اور وہ اپنے ہی مقصد کے لیے جو ان کی زائنسٹ لابی ہیں، جوئش لابی ہیں، ان کو یوز کرتے ہیں، اور اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں لیکن یہ جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں کچھ کریکس ابھی ڈیولپ ہوئے ہیں بٹوین ٹو پرسنالٹیز ایٹ لیسٹ، if not between امریکہ جی اینڈ اسرائیل، لیکن دو پرسنالٹیز میں. اور پھر دوسری چیز پبلک اوپینین میں دیر از اے چینج ان دی پبلک اوپینین. جیسے آپ نے کہا کہ اب کھل کے بات ہوتی ہے اسرائیل کی اور جوش کی، ان کی باتوں کے، اور لوگ ہولوکاسٹ تک بات لے کے جاتے ہیں کہ جو کیا تھا یہ اس سے بڑا کر رہے ہیں. اور یہ امریکہ کے اینا کیسپرین جیسی اگر آپ جی دیکھیں وہ جو کی ووکلسٹ ہے وہ کتنا کھل کے اس کے اوپر بول رہے ہیں. تو یہ تبدیلی جو ہے کریکس تو ڈیولپ ہوتے نظر آئے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھیں گے. اٹ میں ٹیک another 20 years. لیکن اینڈ آف دی ڈے اسرائیل میں بھی اگر کوئی سینسیبل بندہ آیا، جیسے میں اگین forgetting the name, this guy said اس سہونی نے کہا کہ ہم نے غلطی کی، ہم عقل مند ہوتے تو ہم 2 اسٹیٹ سولوشن مان کے پیسفلی رہ رہے ہوتے، ورنہ آج ہر اسرائیلی کے پاس 2 ملکوں کے پاسپورٹ ہیں، تاکہ یہاں سے بھاگنا پڑے تو آپ بھاگ کے کہیں اور چلے جائیں. تو لیٹس سی کہ کوئی وہاں پہ بھی سینس پرویل کرے. لیکن ابھی تک میں پھر بیشر صاحب کی بات سے ایگری کروں گا. آپ نے بھی جو مینشن کیا، جو سیٹلرز ہیں ان کی مینٹیلٹی ایسی ہے کہ وہ جن کے گھروں پہ قبضہ کیا ان کے بچے کچھ سامان کو، فصلوں کو، ان کے جانوروں کو بھی لوٹتے ہیں، اور ان کے لیے ان کو جی وہ مارنا جی اس پہ رائٹ سمجھتے ہیں اپنا. رائٹ جی جی سمجھتے ہیں. دیکھیے جب نیتن یاہو نے اسپیچ کی اور ریلیجس اور رائٹ سمجھتے ہیں. یہ ریلیجس رائٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے بہت بڑے جو آرکیالوجسٹ ہیں وہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ اقصیٰ کے نیچے کوئی ہیکل ویکل ایگزسٹ نہیں کرتا. there is nothing like that. برٹش آرکیالوجسٹ نے کہہ دیا ہے. لیکن ان کے یہ وہی بات ہے کہ جب کوئی ذہن مذہب میں اس غلط طریقے پہ اسٹرک ہو جائے
उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं सिर्फ एक चीज़ याद कर रहा था कि कुछ दिन पहले नेतन्याहू तकरीर कर रहा था कि हम अभी 70% गाज़ा पे इनिशियली हम कब्जा करेंगे, तो लोग नारे लगा रहे थे 100%, 100%। तो ये जो आपने कहा कि इनकी ये जी जी, इनकी ये इजरायली सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला है, ये खाली नेतन्याहू का मसला नहीं है। जी जी बिल्कुल। जी, थैंक यू साजिद साहब फॉर जॉइनिंग, थैंक यू एम्बेसडर साहब। नाजरीन, कन्फ्लिक्ट इज़ फार फ्रॉम ओवर। ईरान ने एक ख़ास किस्म के पॉलिटिकल और इकनॉमिक प्रेशर पॉइंट्स जो हैं उस पे अबूर हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से ईरान जो है वो यूएस को निगोशिएटिंग टेबल पे लेके आता है, और यूएस भी जो है वो बड़ी टाइट पोजीशन में है। एक तरफ उसने अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स और इकॉनमी को देखना है, और दूसरी तरफ जो है वो जूइश लॉबी है जो अपने इंटरेस्ट को किसी तरह भी पुश करना चाहती है, और उनसे इस चीज़ से उन्हें कोई सरोकार नहीं है कि ट्रंप जो है वो इलेक्शन हार जाता है या रिपब्लिकन्स जो हैं दे लूज़, क्योंकि उनकी पावर जो है वो दोनों पार्टीज़ को कंट्रोल करती है। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में फिर बात करेंगे इस पे। अल्लाह हाफ़िज़।